Hello everyone and welcome to Civil's Fundamentals. This is our lecture number 1 on Sociology paper 2. अब ये हम पॉडकास्ट स्टाइल में कंप्लीट कराने की सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि पेपर 1 कन्वेंशनल स्टाइल में हो ही रहा है, वो मैं करा रही हूँ और 2025 के स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा है कि यहाँ से कराती हूँ। अभी 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा ईमेल्स आ रहे हैं और मैं किसी के भी मेल का यू नो रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। आई एम सो सॉरी कि आपके मेल्स का रिप्लाई नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मैं अकेली किस किस का रिप्लाई करूं। ठीक है, जब मैंने ये डाला कि अब पॉडकास्ट टाइप में होगा, उससे पहले भी नोट्स से रिलेटेड बहुत ज्यादा ईमेल्स आ रहे थे। तो जो पेपर 1 की जो भी प्रॉब्लम थी वो मैंने जो भी लेक्चर आया पार्सन्स का उसमें बता दी थी। अब बात करते हैं पेपर 2 की। और बिलीव मी, आप ये जिस स्ट्रैटेजी से, जिस तरीके से हम ये करवाएंगे ना, आप डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि अगर हम पॉडकास्ट स्टाइल में करा रहे हैं तो बिल्कुल ही बेकार वाहियात मटेरियल दे देंगे। या आप लोगों को, अगर हम पॉडकास्ट भी डाल रहे हैं ना, तो उसको भी पहले मैं खुद सुन रही हूँ, उसके कंटेंट को मैं खुद बना रही हूँ। ऐसा नहीं है कि कंटेंट बनाया और पॉडकास्ट के थ्रू आप लोगों को दे दिया। खुद भी मैं देखती हूँ, एक ऑडियो को एटलीस्ट 7 to 8 टाइम्स हम सुनते हैं, उसके बाद हम कुछ डालते हैं। तो इसमें भी बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो आप ये मत सोचना कि ये बस ऐसे ही चलता फिरता है। ठीक है, तो इसको भी हम एक स्ट्रैटेजी के थ्रू ही करेंगे। तो सिलेबस देखते हैं हम। तो इसमें क्या है, 3 पार्ट है। एक है इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी, जिसमें पर्सपेक्टिव है, यहाँ हमारे इंडोलॉजी, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, मार्क्सिस्ट सोशियोलॉजी, इनके बारे में हम देखेंगे। और फिर उसके बाद हमारा है इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल ऑन इंडियन सोसाइटी। अब क्या है कि पेपर 2 की सबसे अच्छी बात क्या है कि जीएस से काफी ओवरलैप करता है, तो समझने में इतनी दिक्कत नहीं है। पेपर 1 अगर आपने कर लिया, जो कि देखो पेपर 1 में क्या है कि उसका इमर्जेंस कैसे हुआ था, ठीक है, और थिंकर्स मेन होते हैं, ये हमने कर लिया है। ये कर लिया है तो पेपर 2 आपको बहुत आसानी से समझ आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा समझना है आपको, बाकी ये सब तो हम पढ़ते ही है ना जीएस में। ठीक है, तो इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल ऑन इंडिया। फिर बी पार्ट अगर हम देखें तो सोशल स्ट्रक्चर की बात है, जिसमें रूरल एंड एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर है, कास्ट सिस्टम है, ट्राइबल कम्युनिटीज है, सोशल क्लासेस है, सिस्टम ऑफ किनशिप है। ये सब हम लोगों को पहले से ही पता होता है। बस डिफरेंस ये आता है कि यहाँ पर हमें जो थिंकर्स है उनके पर्सपेक्टिव से भी चीजें लिखनी होती है। ठीक है, तो बस वो चीज रटने की होती है। नहीं तो ये लैंड टेन्योर सिस्टम का एवोल्यूशन, लैंड रिफॉर्म्स, क्या ट्राइबल कम्युनिटीज की प्रॉब्लम है, ज्योग्राफिकल स्प्रेड है, कास्ट सिस्टम का क्या चीजें हैं, ये सब तो हम लोगों को पता ही होता है ना। ये हो गया। फिर है सोशल चेंजेस इन इंडिया, ये भी बहुत आसान पार्ट है, ये तो पढ़ ही चुके होते हैं हम लोग। कास्ट कॉन्फ्लिक्ट, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, ये पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी इन इंडिया। तो पेपर 2 करने में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अब इस पॉडकास्ट को भी आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में करना है। ठीक है, इसमें भी हमने काफी सोचा, काफी टाइम लगाया, तब जाके हमने एक स्ट्रक्चर फाइनलाइज किया। तो उसी अगर आप स्ट्रक्चर से करोगे, जो मैं बोल रही हूँ वो फॉलो करोगे, तो ही ये पॉडकास्ट जो है ये हेल्पफुल रहेगा। और बहुत अच्छा रहेगा, हेल्पफुल नहीं, बहुत ज्यादा सही रहेगा। और पूरी रट जाएगी आपको इंडियन सोशियोलॉजी पूरी अच्छी तरीके से, बिलीव मी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हम देखते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, पर्सपेक्टिव्स ऑन स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी, जिसमें इंडोलॉजी है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है और मार्क्सिस्ट सोशियोलॉजी है। जब हम पेपर 1 स्टार्ट करते हैं तो हमने पहले क्या देखा था कि वेस्टर्न यूरोप में सोशियोलॉजी कैसे एमर्ज हुई, यही हमने देखा था कि वेस्ट में सोशियोलॉजी कैसे एमर्ज होती है। तो ये सारी चीजें करने से पहले हम देखेंगे कि इंडियन सोशियोलॉजी कैसे एमर्ज हुई। तो 3 पार्ट्स में हम ब्रेक करेंगे। पहला होगा कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन मीन्स पॉडकास्ट, आप लोगों को पॉडकास्ट सुनना है अच्छे से। और पॉडकास्ट को कोई भी भगाएगा नहीं, 1x पे ही सुनना है इसको। कोई भी 1.5x, 1.7x, 2x की स्पीड पे नहीं सुनेगा। ये जो टाइम बचा रहे हो, ये जो फालतू की चीजें करते हो ना, उसमें बचाना है, इसमें नहीं बचाना है। 15 से 20 मिनट का पॉडकास्ट है, उसको भी तुम भगा के देखोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। जो नॉर्मल स्पीड है, उसी नॉर्मल स्पीड पे आप लोगों को ये करना है, ज्यादा से ज्यादा 1.2x, 1.3x, उससे ज्यादा नहीं। भगाओगे तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा।
ठीक है। मैं रिकमेंड करूंगी कि इसी स्पीड में आप लोग देखो, और जो टाइम बचाने की, आप 15 मिनट के पॉडकास्ट को आप 7-8 मिनट में सुनने की, वो जो टाइम बचा रहे हो 4-5 मिनट, वो कहीं और बचा लेना, पढ़ाई में मत बचाना। ठीक है। फिर पहले आप पॉडकास्ट सुनोगे, फिर एक राउंड आएगा RRR। ये अभी हम देखेंगे कि ये राउंड क्या आएगा, और फिर कुछ चीज मैं नोट करने के लिए बोलूंगी। अगर आपने ये तीनों चीजें अच्छे से कर ली ना, तो आप मुझे बोलोगे कि पेपर वन भी मैम इसी स्टाइल में करा दो। सच में। क्योंकि ये मैंने देखा है। 1-2 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मैं इसी को देख रही थी, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही थी। 1-2 लोगों पे मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया है, तभी ये ला रही हूँ मैं। ठीक है। तो मुझे पता है कि मैंने वादा किया था कि मैं पेपर वन पेपर टू कराऊंगी। अभी पेपर वन हम कर रहे हैं, पेपर टू नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि पेपर टू के नाम पे मैं आप लोगों को कुछ भी दे दूंगी। 2-3 दिन मैंने आप लोगों को बोला था कि वीडियोस अब डेली आती रहेंगी, लेकिन उसके बाद मैंने पार्सन्स की नहीं डाली, क्योंकि मैं इस पे थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर रही थी। मेरे को बहुत ज्यादा ईमेल्स वगैरह कर रहे थे, मैं रिप्लाई नहीं कर पाई, क्योंकि इसी से रिलेटेड कि पेपर टू कैसे होगा ये सब तो ये एक सोल्यूशन मैंने फाइंड आउट किया है आफ्टर एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है। तो पहले आप पॉडकास्ट सुनोगे, फिर सेकेंड राउंड आएगा RRR, फिर थर्ड राउंड होगा नोट दिस डाउन, जो मैं आप लोगों को बोलूंगी। ठीक है। ये हो गया तो पक्का अच्छे से आप लोगों को समझ आ जाएगा। अब हम फर्स्ट राउंड सुनते हैं, दैट फर्स्ट राउंड करते हैं, दैट इज कन्वर्सेशन। पॉडकास्ट को सुनो आराम से, और सुनने से पहले क्या करना है, या तो कोई कॉपी या A4 शीट या कॉपी, कुछ भी, और एक पेन लेके बैठना है आपको। ठीक है। आराम से सुनो पॉडकास्ट को, हर चीजें समझ आनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है। कुछ हिंदी वर्ड्स भी हैं, लेकिन हिंदी वर्ड्स का फिर बाद में इंग्लिश ट्रांसलेशन भी है उसमें। ये मत कहना कि हिंदी है प्रॉपर इंग्लिश कर दो, वो उस तरीके से नहीं होता। ठीक है। तो एआई भी का भी कुछ लिमिटेशंस है, अभी इतना भी वो एडवांस नहीं हुआ है। ठीक है। अब इतनी तो हिंदी आती होगी और इतनी इंग्लिश आती होगी कि इतना आप समझ जाओ दोनों। तो पहला ये हो गया। अब आराम से इस पॉडकास्ट को सुनो। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, समाजशास्त्र मतलब सोशियोलॉजी। जी, ये विषय कैसे शुरू हुआ, खासकर पश्चिम में, वेस्ट में, और फिर भारत में इसका सफर, इसकी यात्रा कैसी रही। बिल्कुल। हम ये देखेंगे कि जो शुरुआती विचारक थे, जो थिंकर्स थे, उन्होंने समाज को, सोसाइटी को कैसे समझा, और उनके विचार, उनके अपने समय, अपने समाज से कैसे जुड़े थे। और इसमें जो वाकई दिलचस्प बात है वो ये कि भारत में समाज को समझने का नजरिया, पर्सपेक्टिव शुरुआत में कितना अलग था। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। और हम ये भी जानेंगे कि कैसे भारतीय समाजशास्त्र ने, इंडियन सोशियोलॉजी ने अपनी एक खास पहचान बनाई। अच्छा। जी, खासकर एक बहुत अहम सोशियोलॉजिस्ट के काम के जरिए। और ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि किसी भी समाज को उसके अपने संदर्भ में, उसके अपने कॉन्टेक्स्ट में देखना क्यों इतना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी, एक विषय के तौर पर हम जानते हैं कि ये 19वीं सदी, 19th सेंचुरी में पश्चिम में उभरा, हाँ, खासकर फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन जैसी जगहों पर। तो सवाल यह है कि वहीं क्यों, मतलब उस वक्त वहां ऐसा क्या खास चल रहा था। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, वो जो दौर था वो यूरोप में बड़े जबरदस्त बदलावों का दौर था। अच्छा। दो बड़ी चीजें हुई। एक तो औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और दूसरी फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन। इन दोनों ने समाज की पूरी बनावट को, उसके ताने बाने को बदल कर रख दिया था। तो ऑगस्ट कॉम्ट, एमाइल दुर्खीम, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स जैसे जो बड़े विचारक थे उस समय के, वो इन्हीं भारी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक उथल-पुथल को, इन परिवर्तनों को समझने की कोशिश कर रहे थे। मतलब वो एक तरह से अपने समय के इन बड़े तूफानों को समझने की कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल, बिल्कुल। वो जानना चाहते थे कि भाई ये समाज कैसे काम करता है, ये क्यों बदल रहा है, इसके पीछे क्या नियम है। अच्छा, तो क्या हम कह सकते हैं कि जैसे आज हम शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई या क्लाइमेट चेंज के असर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ, बिल्कुल सही एनालॉजी है। वैसे ही वो लोग अपने समय की जो ये बड़ी क्रांतियां थीं, इंडस्ट्रियल और फ्रेंच रेवोल्यूशन, उनको समझने में लगे थे। एकदम सही कहा आपने। और इसीलिए उनके जो सिद्धांत थे, उनकी जो थियरीज थी, वो बिल्कुल उनके अपने समाज और उनके अपने समय की उपज थी, प्रोडक्ट थी। अच्छा, कोई उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, जरूर। जैसे कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष, क्लास स्ट्रगल का विचार। ये विचार उस समय के इंग्लैंड में जो पूंजीवाद, कैपिटलिज्म,
तेजी से बढ़ रहा था, उससे सीधे तौर पर जुड़ा था। वो देख रहे थे कि कैसे फैक्ट्री मालिक और मजदूरों के बीच एक तनाव है, एक संघर्ष है। या फिर एमाइल दुर्खीम का एनॉमी का कॉन्सेप्ट ले लीजिए। एनॉमी का मतलब है एक तरह की दिशाहीनता या मानदंडहीनता, जब समाज के पुराने नियम कायदे कमजोर पड़ जाते हैं और लोगों को समझ नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत। ये तो बहुत दिलचस्प है। जी, और ये कॉन्सेप्ट फ्रांस में उस वक्त जो तेजी से शहरीकरण हो रहा था, अर्बनाइजेशन, और पुराने जो सामाजिक बंधन थे वो टूट रहे थे, उसका नतीजा था। लोग गांवों से शहरों में आ रहे थे, नई जिंदगी, नए नियम, तो एक तरह का कंफ्यूजन, एक दिशाहीनता पैदा हो रही थी। समझ गए। तो ये सारे विचार, ये थ्योरीज असल में पश्चिमी समाज की जो समस्याएं थीं, जो उनके मूल्य थे, वैल्यूज थे, उन पर आधारित थे। बिल्कुल, उनका संदर्भ, उनका कॉन्टेक्स्ट पूरी तरह से वेस्टर्न था। लेकिन भारत में कहानी काफी अलग थी, है ना? यहाँ शुरुआत में समाज का जो अध्ययन हुआ, जो स्टडी हुई, वो कहते हैं कि एक बाहरी नजरिए से, एक एलियन पर्सपेक्टिव से हुई। हाँ, ये एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण फर्क है। भारत में खासतौर पर ब्रिटिश राज के दौरान समाज का अध्ययन ज्यादातर पश्चिमी लोगों ने किया। कौन थे ये लोग? ये अक्सर या तो ब्रिटिश प्रशासक थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स, जो मानव विज्ञानी, एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी बन गए थे। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटर, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। हाँ बिल्कुल, या फिर ईसाई मिशनरी थे, और उनका जो नजरिया था, उनका जो देखने का तरीका था, वो अक्सर भारत को निष्पक्ष रूप से समझने के बजाय अपने हितों को साधने वाला ज्यादा था। अपने हित मतलब किस तरह के हित? ज्ञान बढ़ाना हित नहीं था? देखिए, ज्ञान बढ़ाना शायद एक पहलू रहा हो, लेकिन मुख्य उद्देश्य अक्सर कुछ और होते थे, जैसे साम्राज्यवादी हित, इंपीरियलिस्टिक इंटरेस्ट, यानी ब्रिटिश राज को मजबूत करना, उसे सही ठहराना। ओके। या फिर इंजीलवादी हित, एवेंजलिस्टिक इंटरेस्ट, यानी ईसाई धर्म का प्रचार करना, और कई बार बस पश्चिमी संस्कृति की श्रेष्ठता, वेस्टर्न सुपीरियॉरिटी दिखाना भी एक मकसद होता था। क्या इसका कोई ठोस उदाहरण है? मतलब उनके काम में ये चीज कैसे झलकती थी? हाँ, कई उदाहरण हैं। जैसे बहुत से ब्रिटिश प्रशासक मानव विज्ञानियों ने भारतीय जनजातियों को, ट्राइब्स को पिछड़ा यानी प्रिमिटिव या बैकवर्ड कहकर दर्शाया। क्यों? शायद ये दिखाने के लिए कि उन्हें सभ्य बनाने के लिए ब्रिटिश शासन जरूरी है। फिर जेम्स मिल की बहुत मशहूर किताब है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उसमें उन्होंने भारत को एक असभ्य, बारबैरिक और स्थिर, मतलब जिसमें कोई बदलाव नहीं होता, ऐसे समाज के तौर पर दिखाया। जाहिर है, इससे ब्रिटिश शासन को एक तरह से न्याय संगत जस्टिफाई किया जा रहा था। ये तो काफी पक्षपाती लगता है। बिल्कुल, और हर्बर्ट रिस्ले जैसे प्रशासक थे जिन्होंने भारत की जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम को नस्ली आधार पर, रेशियल टर्म्स में समझाने की कोशिश की। उन्होंने लोगों के सिर और नाक के नाप के आधार पर जातियों को अलग-अलग नस्लों से जोड़ा। ओह, ये तो काफी अजीब बात है। जी, और लॉर्ड मैकाले का वो मशहूर बयान तो शायद बहुत लोगों ने सुना होगा। कौन सा? कि यूरोप की किसी अच्छी लाइब्रेरी की एक शेल्फ, अकेली एक शेल्फ, भारत और अरब के पूरे साहित्य से ज्यादा मूल्यवान है। हाँ, ये तो सुना है, काफी विवादास्पद बयान है। बिल्कुल, तो इस तरह के नजरिए से क्या हुआ कि भारत की एक छवि गढ़ी गई कि ये एक स्थिर, स्टैटिक, पिछड़ा, बैकवर्ड और असभ्य, अनसिविलाइज्ड समाज है, जहां कुछ बदलता नहीं, जहां तर्क की जगह परंपरा हावी है। ये सोचना भी अजीब है कि कैसे ज्ञान, नॉलेज का इस्तेमाल इस तरह से नियंत्रण, कंट्रोल या अपनी श्रेष्ठता, सुपीरियॉरिटी साबित करने के लिए किया जा सकता था। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस बाहरी नजरिए को, इस आउटसाइडर व्यू को चुनौती कैसे मिली? क्या भारत के अंदर से ही कोई अलग सोच, कोई अलग आवाज उभर रही थी? एकदम सही सवाल पे आई आप, और यहीं पर गोविंद सदाशिव घुरिये, जिन्हें हम जीएस घुरिये के नाम से जानते हैं, उनका काम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है। जीएस घुरिये। हाँ, उन्हें अक्सर भारत का पहला सही मायने में भारतीय समाजशास्त्री, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट माना जाता है। एक और बड़े समाजशास्त्री थे डीपी मुखर्जी। उन्होंने एक बार बहुत सटीक बात कही थी। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था कि घुरिये से पहले जो लोग थे वो भारत में समाजशास्त्री थे, मतलब सोशियोलॉजिस्ट्स इन इंडिया, पर घुरिये भारतीय समाजशास्त्री थे, यानी एन इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। भारत में समाजशास्त्री और भारतीय समाजशास्त्री, इसमें क्या बारीक फर्क है? इस सुनने में तो एक जैसा लगता है। हाँ, सुनने में शायद एक सा लगे, लेकिन इसमें नजरिए का, पर्सपेक्टिव का बहुत बड़ा फर्क है। कैसे? देखिए, भारत में समाजशास्त्री वो थे जो शायद भारत में रहकर समाजशास्त्र पढ़ा रहे थे या शोध कर रहे थे, लेकिन उनका जो सोचने का ढांचा था, जो फ्रेमवर्क था, वो अभी भी काफी हद तक पश्चिमी था।
वो पश्चिमी सिद्धांतों, वेस्टर्न थ्योरीज को भारत पर लागू करने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा। लेकिन घुरिये, भारतीय समाजशास्त्री, उन्होंने ये नहीं किया। उन्होंने भारतीय समाज को पश्चिमी चश्मे से नहीं देखा। उन्होंने कोशिश की कि भारत को उसके अपने संदर्भ में, उसके अपने कॉन्टेक्स्ट में समझा जाए, उसकी अपनी संस्कृति, कल्चर और खासकर उसके गहरे इतिहास, उसकी हिस्ट्री को महत्व देते हुए समझा जाए। तो ये एक तरह से भारत को मतलब पश्चिम की नज़रों से देखने के बजाय भारत की अपनी आंखों से देखने की कोशिश थी। बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छे से कहा। ये भारत को उसकी अपनी शर्तों पर, उसकी अपनी विशिष्टता में समझने का प्रयास था। तो उन्होंने अलग क्या किया, जैसे जाति व्यवस्था को लेकर? आपने रिजले का जिक्र किया था, जिन्होंने उसे नस्ल से जोड़ा था। हाँ, तो घुरिये ने जाति व्यवस्था को नस्ल, रेस के आधार पर समझने वाले नजरिए को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये नस्ली मामला नहीं है। तो फिर क्या है? उन्होंने इसे एक ज्यादा जटिल, कॉम्प्लेक्स, सांस्कृतिक यानी कल्चरल और ग्रंथ आधारित यानी टेक्सचुअल दृष्टिकोण से समझा। उन्होंने तर्क दिया कि जाति की जड़ें भारत के इतिहास, धर्म और सामाजिक संरचनाओं में बहुत गहरी हैं। इसे समझने के लिए हमें यहाँ के ग्रंथों को देखना होगा, यहाँ की परंपराओं को समझना होगा। अच्छा। तो उनका नजरिया रिस्ले जैसे प्रशासकों से बिल्कुल उलट था। घुर्रे ने दिखाया कि भारतीय समाज और उसकी जो संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे जाति, परिवार, धर्म, ये बाहर से शायद जितनी सरल दिखती हैं उतनी है नहीं। ये कहीं ज्यादा जटिल हैं, कॉम्प्लेक्स हैं और ऐतिहासिक रूप से विकसित हुई हैं, इवॉल्व हुई हैं। ये वाकई एक बड़ा बदलाव था सोच में। और इसी भारतीय नजरिए को जमीन पर उतारने का, उसको आधार देने का उनका जो खास तरीका था, क्या उसे ही हम भारत विद्या आधारित दृष्टिकोण या इंडोलॉजिकल अप्रोच कहते हैं? हाँ, बिल्कुल सही। इंडोलॉजी मतलब भारत का अध्ययन, खासकर उसके प्राचीन इतिहास, भाषा और संस्कृति का। तो घुर्रे का जो अप्रोच था वो इंडोलॉजिकल था। इसका क्या मतलब हुआ? इस अप्रोच में क्या खास था? इसका मतलब ये था कि घुर्रे का दृढ़ विश्वास था कि भारतीय समाज की जो ऐतिहासिकता है, उसकी जो हिस्टोरिसिटी है और उसकी जो आत्मा है, जो उसका एसेंस है, उसको समझने के लिए हमें उसके प्राचीन ग्रंथों, एंशिएंट टेक्स्ट्स, खासकर जो संस्कृत में लिखे गए हैं, उनका अध्ययन करना ही होगा। ये जरूरी है। क्यों? ग्रंथों में ऐसा क्या है? क्योंकि उनका मानना था कि समाज के जो असली सांस्कृतिक सूत्र हैं, जो कल्चरल कोड्स हैं, जो मूल्य हैं, वैल्यूज हैं, जो नियम हैं, वो सब इन्हीं ग्रंथों में छुपे हुए हैं। ये ग्रंथ हमें बताते हैं कि ऐतिहासिक रूप से भारतीय समाज ने खुद को कैसे समझा, कैसे संगठित किया। अच्छा, जैसे कौन से ग्रंथ और उनसे क्या समझने में मदद मिली उन्हें? कोई उदाहरण? हाँ, उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों का इस्तेमाल किया। जैसे जाति व्यवस्था को समझने के लिए उन्होंने वेदों, खासकर ऋग्वेद और बाद के धर्मशास्त्रों जैसे मनुस्मृति का अध्ययन किया। नातेदारी, किनशिप और परिवार, फैमिली को समझने के लिए उन्होंने महाभारत जैसे महाकाव्यों का विश्लेषण किया। उन्होंने धर्म, रीति रिवाज, कला, इन सब को समझने के लिए भी ग्रंथों का सहारा लिया। तो ये इंडोलॉजिकल अप्रोच, ये जो भारत विद्या आधारित दृष्टिकोण है, ये मूल रूप से ये मानता है कि भारतीय समाज और संस्कृति अपने आप में अनोखी है, यूनिक है। जी हाँ। और उसे समझने का सबसे अच्छा, सबसे प्रामाणिक, ऑथेंटिक तरीका ये प्राचीन ग्रंथ है, क्योंकि ये उसी समाज की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक उपज है। एकदम से यही इस अप्रोच का मूल विचार है। और घुरिये इस परंपरा के, इस स्कूल ऑफ थॉट के एक तरह से अगुआ थे, प्रमुख समाजशास्त्री थे। और एक बात और, जैसे जैसे भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन, नेशनलिस्टिक मूवमेंट जोर पकड़ रहा था, हाँ, वैसे जैसे भारतीय समाजशास्त्र ने भी अपनी एक स्वतंत्र पहचान, एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी और अपनी खुद की व्याख्या, इंटरप्रिटेशन विकसित करने पर जोर दिया। एक ऐसी व्याख्या जो पश्चिमी मॉडल पर आधारित न हो, बल्कि भारत के अपने संदर्भ में निहित हो, रूटेड हो। ये तो पूरी यात्रा बहुत दिलचस्प रही है। मतलब पश्चिम में शुरुआत हुई वहाँ के हालात के जवाब में, जी, फिर भारत में पहले भारी नजरिए से देखा गया जिसमें कई तरह के पूर्वाग्रह थे। बिल्कुल। और फिर जीएस घुरिये जैसे भारतीय विचारकों ने आकर इस धारा को मोड़ा और कहा कि नहीं, हमें अपने समाज को अपने इतिहास, अपनी संस्कृति और अपने प्राचीन ग्रंथों के आईने में देखना होगा। और इसी से इंडोलॉजिकल दृष्टिकोण विकसित हुआ। आपने बिल्कुल सही संक्षेप में बताया, यही मुख्य बिंदु हैं। और यहाँ पर चलते चलते एक विचारणीय प्रश्न उठता है, एक सवाल जो शायद हमारे श्रोता भी सोच सकते हैं। जरूर। कि आज की दुनिया कितनी बदल गई है
है ना? ग्लोबलाइजेशन है, टेक्नोलॉजी है, समाज बहुत तेजी से बदल रहा है। तो आज के इस दौर में आधुनिक भारत के जो सामाजिक मुद्दे हैं, जैसे बदलती पारिवारिक संरचनाएं हैं, डिजिटल डिवाइड है, शहरी जीवन की चुनौतियां हैं, इनको समझने के लिए क्या प्राचीन ग्रंथों और ऐतिहासिक संदर्भों की समझ अब भी उतनी ही जरूरी है जितनी घुरी के समय में थी? ये तो बहुत प्रासंगिक सवाल है। हाँ, या फिर जो आज के वैश्विक प्रभाव हैं, जो मॉडर्न ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस हैं और जो तात्कालिक चुनौतियां हैं, क्या वो ज्यादा मायने रखती हैं? मतलब अतीत और वर्तमान के बीच का संतुलन कहाँ है? इस पर जरूर सोचा जा सकता है। वाकई ये एक बहुत गहरा सवाल है जिस पर मंथन करने की जरूरत है। अतीत की नींव पर वर्तमान को कैसे समझें और भविष्य का रास्ता कैसे बनाएं, बहुत दिलचस्प। आज के इस गहन विश्लेषण के लिए, इस डीप डाइव के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये चर्चा बहुत ही ज्ञानवर्धक और रोचक रहे। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। अब पॉडकास्ट सुन लिया, फर्स्ट राउंड कंप्लीट। आई होप आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा और उसको भगा के नहीं देखा होगा। भगा के देखोगे तो देखो मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, नहीं समझ आएगा, आपको नहीं आएगा। मैं तो कोई भी चीज अच्छे से अपनी साइड से रिसर्च करके एक्सपेरिमेंट करके तभी यहाँ पे डाल रही हूँ। अगर उसमें भी आप लोगों को 100 बहाने बनाने हैं तो दैट्स योर प्रॉब्लम, नॉट माय प्रॉब्लम। ठीक है? तो अब सेकेंड राउंड क्या है? RRR। RRR क्या है? रिवर्स रिकॉल राउंड। अब ये कुछ क्वेश्चंस है, इसके आपको आंसर, अगर आपने अच्छे से देखा है, A4 शीट में इसके आंसर्स लिखने हैं। ठीक है? और जिसको आंसर राइटिंग नहीं आती, जिसने कभी आंसर नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा, वो उसको यहाँ से आ जाएगी, बिलीव मी। चलो, तो पहला क्वेश्चन है, वेयर एंड व्हेन डिड सोशियोलॉजी बिगिन इन द वेस्ट? आंसर लिखो इसका अपने A4 शीट में। वीडियो को पॉज करो और आंसर लिखो। तो क्या है इसका आंसर? वेयर एंड व्हेन डिड सोशियोलॉजी बिगिन इन वेस्ट? हमने पढ़ा है मेनली इन 19th सेंचुरी इन फ्रांस, जर्मनी एंड ब्रिटेन। यही है इसका आंसर। अगर ये आप लोगों ने लिखा, इसका थोड़ा बहुत भी लिखा तो सही है। अब सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट वर द टू मेजर रेवोल्यूशंस दैट इन्फ्लुएंस वेस्टर्न सोशियोलॉजी? बिना कोई सोचे समझे यार, ये तो आ जाना चाहिए आप लोगों को। क्या है इसका आंसर? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन। इसमें तो ऐसा अगर किसी को नहीं आया ना ये, तो बहुत फिर हालत खराब है। नेक्स्ट, नेम 3-4 वेस्टर्न सोशियोलॉजिस्ट हु ट्राइड टू स्टडी दोज चेंजेस। जो वहां पे वेस्टर्न, जो यूरोप में, जो वेस्ट में चेंजेस आ रहे थे, जिसकी वजह से सोशियोलॉजी एमर्ज हुई, बिगिन हुई, वो कौन से वेस्टर्न सोशियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने उसको पढ़ने की कोशिश की? अगस्त कॉम्ट, एमिल डर्कीम, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, ये सब तो पता ही है आप लोगों को। Next question. Why were these thinkers creating theories? What were they trying to understand? क्यों ये थ्योरीज क्रिएट कर रहे थे? जो वेस्ट के थिंकर्स थे, क्या समझने की कोशिश कर रहे थे? तो क्या समझने की कोशिश कर रहे थे? टू अंडरस्टैंड हाउ सोसाइटी वर्क्स, व्हाई इट चेंजेस, व्हाट आर द रूल्स दैट कंट्रोल सोसाइटी। यही तो पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। क्यों क्रिएट कर रहे थे? कि सोसाइटी कैसे काम करती है, ये जानना है। सोसाइटी कैसे चेंज होती है और क्यों चेंज होती है, और क्या रूल्स हैं जो सोसाइटी को कंट्रोल करते हैं। यही सब वो पढ़ने की कोई कोशिश कर रहे थे। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनोमी बाय डर्कीम? क्या मतलब है एनोमी का? अ स्टेट ऑफ confusion and lack of norms।
यही अनोमी है। When all social rules break down, यही अनोमी है बाय डर्कीम। और सिचुएशन ऑफ नॉर्मलेसनेस, ये भी कह सकते हैं सिचुएशन ऑफ normlessness. This is anomy by Durkheim. Next question. What did Karl Marx say about class struggle? कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं क्लास स्ट्रगल में? एक लाइन में अगर बताना है हमें तो। क्लास स्ट्रगल क्या है? क्लास स्ट्रगल इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हैव्स एंड हैव्स नॉट। एक लाइन में बताना है, ये क्लास स्ट्रगल है। तो ये हो गया पार्ट वन। This is about the origin of sociology, which have the Western background. अब आते हैं पार्ट टू, सोशियोलॉजी इन कॉलोनियल इंडिया। क्वेश्चन, who were the main people doing sociological studies during British rule in India? Who did most sociological studies during British rule? किसने की? ब्रिटिश रूल के टाइम पे सोशियोलॉजिकल स्टडीज ज्यादातर कौन करता था? क्या होगा इसका आंसर? ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड क्रिश्चियन मिशनरीज, यही इसका आंसर है। नाउ, what were the main goals of British administrators and missionaries while studying Indian society? क्या इनका मेन गोल था? क्या था इनका मेन गोल? टू सपोर्ट ब्रिटिश रूल, टू प्रमोट क्रिश्चियनिटी एंड टू शो वेस्टर्न सुपरियोरिटी, यही इनका मेन गोल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, what was James Mill's view of Indian society? जेम्स मिल कैसे इंडियन सोसाइटी को देखते थे? और सच में अगर आप ये कर रहे हो मेरे साथ, यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट। आपको एक एक चीज, एक एक लाइन, एक एक वर्ड, हर एक चीज याद हो रहा है इससे। टाइम लग रहा है क्योंकि देखो रिवर्स रिकॉल मेथड हो, इसको हम एक्टिव रिकॉल भी कह सकते हैं, इसमें टाइम लगता है लेकिन ये बहुत टाइम तक आप लोगों को याद रहेगा। तो अगर आप ऐसे कर रहे हो, टाइम निकाल रहे हो, तो दैट्स वेरी गुड। चलो, सो व्हाट वाज द जेम्स मिल्स व्यू ऑफ इंडियन सोसाइटी? क्या बोला इन्होंने इंडियन सोसाइटी के लिए? ही सॉ इंडियन सोसाइटी एज uncivilized. He said Indian society was barbaric and Indian society is never changing. इंडियन सोसाइटी स्टेगनेंट रहती है, यही बोला। अनसिविलाइज्ड है, बार्बरिक थी, नेवर चेंजिंग, स्टेगनेंट रहती है हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड हर्बर्ट रिस्ले एक्सप्लेन द कास्ट सिस्टम? कैसे एक्सप्लेन किया था हर्बर्ट रिस्ले ने? पॉडकास्ट अच्छे से सुना है तो पता होगा, बताओ या लिखो, सॉरी लिखो अपनी A4 शीट में आंसर इसका। He used racial theory, measuring heads and noses to link caste to race. यही हमने पॉडकास्ट में सुना। रेशियल थ्योरी उन्होंने यूज करी थी। अगर ही यूज रेशियल थ्योरी भी आपने लिख दिया तो वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से आपने समझा पॉडकास्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड लॉर्ड मैकॉले से अबाउट इंडियन लिटरेचर? क्या बोला उन्होंने? व्हाट डिड लॉर्ड मैकॉले से अबाउट इंडियन लिटरेचर या इंडियन नॉलेज? क्या बोला उन्होंने? लिखो अपनी A4 शीट में। क्या बोला था उन्होंने कि एक शेल्फ यूरोपियन बुक्स का कहीं ज्यादा बेहतर है सारे इंडियन और अरेबिक लिटरेचर से। तो ही क्लेम्ड वन शेल्फ claimed one shelf of European books was better than all Indian and Arabic
लिटरेचर। किस तरीके से सुपीरियोरिटी दिखा रहे हैं यूरोपियन बुक्स की, कि एक शेल्फ जो है यूरोपियन बुक का वो पूरे इंडियन और अरेबिक लिटरेचर से बेटर है। ये लॉर्ड मैकॉले ने कहा था हमारे इंडियन नॉलेज, हमारे इंडियन लिटरेचर के बारे में। ये हो गया पार्ट 2। अब आते हैं पार्ट 3, जीएस गुरे एंड इंडियन सोशियोलॉजी। हु वाज जीएस गुरे एंड व्हाई इज ही इम्पोर्टेंट? कौन थे जीएस गुरे और क्यों ये जरूरी है? व्हाई इज इम्पोर्टेंट? लिखो इसका आंसर अपनी ए4 शीट में। जीएस गुरे कौन थे? फर्स्ट इंडियन sociologist. Why is he important? Because he studied Indian society from an Indian point of view. इनसे पहले जो लोग थे वो वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ रहे थे। ये पहले इंडियन सोशियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इंडियन सोसाइटी को इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा, इंडियन सोशियोलॉजी को इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन अर्लियर सोशियोलॉजिस्ट इन इंडिया एंड गुरे? क्या डिफरेंस था? अर्लियर सोशियोलॉजिस्ट, इन लोगों ने क्या यूज किया था? इन लोगों ने यूज किया वेस्टर्न आइडियाज। दे यूज्ड वेस्टर्न आइडियाज, बट गुरे ही यूज्ड इंडियन कल्चर, इंडियन टेक्स्ट एंड इंडियन हिस्ट्री टू स्टडी इंडियन सोसाइटी। ठीक है, जो पहले वाले थे उन्होंने वेस्टर्न आइडियाज को यूज किया था और जो गुरे थे इन्होंने इंडियन कल्चर, इंडियन टेक्स्ट और इंडियन हिस्ट्री को यूज किया। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट डिड डीपी मुखर्जी से अबाउट गुरे? ये याद है ना, तो आप जब अपने आंसर्स लिखोगे तो उसमें ये एक एक पॉइंट जो मैं आपको रटवा रही हूँ ना, जब आप लिखोगे तब आपको पता चलेगा। जब हम पढ़ते हैं तो हम नॉर्मली पढ़ लेते हैं, जब हम इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आंसर राइटिंग में लिखेंगे ना कि डीपी मुखर्जी ने ये कहा गुरे के बारे में, तो वो एक वेटेज देता है आंसर का। तो क्या बोला था डीपी मुखर्जी ने? जो बाकी सब थे, अदर्स वर sociologist in India, but Gure was an Indian sociologist. जो बाकी थे वो सोशियोलॉजिस्ट हैं, सोशियोलॉजिस्ट थे इंडिया में, लेकिन जो गुरे हैं वो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट है। क्यों? क्योंकि अर्लियर सोशियोलॉजिस्ट जो इंडिया में थे वो वेस्टर्न आइडियाज को यूज करते थे, बट जो गुरे थे वो इंडियन कल्चर, इंडियन टेक्स्ट और इंडियन हिस्ट्री को यूज करते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो है गुरे जो है ये इंडियन सोशियोलॉजिस्ट है। नेक्स्ट, what is the meaning of Indological approach? So what is the meaning of Indological approach? Indological approach का क्या मतलब है? Studying Indian society using ancient text, ancient traditions and culture. यही है इंडोलॉजिकल अप्रोच। ये इंडियन सोसाइटी को आप पढ़ो यूजिंग एंशियंट टेक्स्ट, एंशियंट ट्रेडिशंस एंड कल्चर। नेक्स्ट, how did Gure reject the racial explanation of caste? How did Gure reject the racial theory of caste? जो कास्ट की रेशियल थ्योरी थी उसको गुरे ने कैसे रिजेक्ट किया? क्या बोला था उन्होंने? तो गुरे ने क्या बोला कि कास्ट इज नॉट बेस्ड ऑन रेस या बायोलॉजी, कास्ट इज बेस्ड ऑन रिलीजन, कल्चर एंड हिस्ट्री। इस तरीके से उन्होंने जो रेशियल एक्सप्लेनेशन थी कास्ट की उसको रिजेक्ट किया, जो रेशियल थ्योरी थी उसको रिजेक्ट किया।
नेक्स्ट, व्हाट वाज गुरेज एक्सप्लेनेशन ऑफ कास्ट बेस्ड ऑन, मतलब जो रियल रूट्स है कास्ट की वो क्या है? ये तो ऊपर से आपको मिल ही जाएगा आंसर कि रियल एक्सप्लेनेशन क्या है कि कास्ट कहाँ से आती है। कास्ट आती है इंडियन हिस्ट्री से, कास्ट आती है रिलीजन से, कास्ट आती है सोशल स्ट्रक्चर से। कास्ट कभी भी रेस से नहीं आती। तभी तो उन्होंने रिजेक्ट किया ना रेशियल थ्योरी, कि जो कास्ट है इट इज नॉट बेस्ड ऑन रेस और बायोलॉजी, इट इज बेस्ड ऑन रिलीजन, इट इज बेस्ड ऑन हिस्ट्री, इट इज बेस्ड ऑन सोशल कल्चर, इट इज बेस्ड ऑन सोशल स्ट्रक्चर। तो ये चीज है। नेक्स्ट, विच टेक्स्ट डिड गुरे स्टडी टू अंडरस्टैंड इंडियन सोसाइटी? कौन कौन से टेक्स्ट यूज किए? तो कौन कौन से यूज किए थे? ऋग्वेदा, मनुस्मृति और महाभारत एंड अदर संस्कृत टेक्स्ट, यही यूज किए थे। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट टॉपिक्स डिड गुरे स्टडी यूजिंग दीज टेक्स्ट? ये तो रट जाना चाहिए अब। कि क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे इन टेक्स्ट को यूज करके वो? अरे आंसर तो मैंने इसी में डाल दिया। चलो, तो क्या पढ़ा उन्होंने? कास्ट, किनशिप, फैमिली, रिलीजन, रिचुअल्स, इंडियन आर्ट, इन सारी चीजों को पढ़ा उन्होंने इन टेक्स्ट को यूज करके। नेक्स्ट, व्हाई आर एंशियंट इंडियन टेक्स्ट कंसीडर्ड इंपॉर्टेंट इन द इंडोलॉजिकल अप्रोच? क्यों इंपॉर्टेंट है एंशियंट टेक्स्ट? व्हाई एंशियंट इंडियन टेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट इन सोशियोलॉजी? क्योंकि ये दिखाता है कि हाउ इंडियन सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड इटसेल्फ। ये इंडियन सोसाइटी की एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग देता है हमें, कैसे सेंचुरीज में इंडियन सोसाइटी ने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया है, कैसे एवोल्यूशन हुआ है। इंडियन सोसाइटी को पूरे अच्छे से समझने की कोशिश करता है। इंडियन सोसाइटी में कास्ट क्या है, किनशिप क्या होती है, फैमिली कैसी थी, रिलीजन कैसा था, रिचुअल्स कैसे हैं, इंडियन आर्ट कैसा है, इंडियन कल्चर कैसा है। प्रॉपर पूरी इंडियन हिस्ट्री को समझने में, पूरी इंडियन सोसाइटी को समझने में मदद करता है। दैट इज वाई एंशियंट टेक्स्ट आर इंपॉर्टेंट इन सोशियोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द मॉडर्न चैलेंज फॉर इंडियन सोशियोलॉजी इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन? क्या मेन चैलेंज है इंडियन सोशियोलॉजी का? क्या है कि हाउ टू बैलेंस एंशियंट ट्रेडिशन विथ मॉडर्न प्रॉब्लम्स लाइक डिजिटल डिवाइड, अर्बन लाइफ। यही मेन चैलेंज है कि कैसे हम बैलेंस करें एंशियंट ट्रेडिशंस को विद मॉडर्न प्रॉब्लम्स। Next, can we still use ancient texts to understand today's problem like urbanization or digital divide? Yes, obviously. Why? Because they help to understand the roots, but we also need to study new challenges. ठीक है, तो हम यूज कर सकते हैं कि एंशियंट टेक्स्ट से हमें क्या बोलते हैं, जो एंशियंट जो रूट्स हैं इंडियन सोसाइटी की वो समझने में हमारी मदद करता है। लेकिन हमें क्या है कि हम उन रूट्स के थ्रू जो नए चैलेंजेस हैं, या पहले अगर कोई इस तरीके का चैलेंज था एंशियंट टाइम पे, कैसे हमने पहले के टाइम पे उसे सॉल्व किया था, तो उन रूट्स को हम यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट बैलेंस इज नीडेड बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट? क्या बैलेंस चाहिए पास्ट और प्रेजेंट के बीच में इन अंडरस्टैंडिंग इंडियन सोसाइटी? व्हाट बैलेंस इज नीडेड? तो क्या है इसका आंसर? यूज पास्ट नॉलेज को यूज करो टू अंडरस्टैंड वैल्यूज एंड कंबाइन इट विथ मॉडर्न टूल्स टू सॉल्व टुडेज प्रॉब्लम।
We use past knowledge to understand values and combine it with modern tools to solve today's problem. यही बैलेंस चाहिए हमें पास्ट और प्रेजेंट के बीच में। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन जो है वो कंप्लीट होता है, दैट इज RRR, रिवर्स रिकॉल राउंड यहाँ पर हमारा खत्म होता है। तो 2 राउंड्स हम कर चुके हैं, पहला कन्वर्सेशन सुनना आराम से अच्छे से, सेकंड इज RRR। RRR में पासिंग मार्क्स है 18। अगर 18 मार्क्स आ रहे हैं आपके, ठीक है, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, अगर 18 मार्क्स आ रहे हैं तो वेरी गुड, अगर नहीं आ रहे हैं तो थोड़ा अच्छे से और सुनो, ठीक है। और ये जो पॉडकास्ट है एक्सपेरिमेंट करके ही लाया गया है, तो अगर नहीं आ रहा है तो पॉडकास्ट में दिक्कत नहीं है, फिर आप में दिक्कत है, ठीक है। तो ये पासिंग मार्क्स है। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, थर्ड राउंड क्या था, नोट दिस डाउन। अब आप लोगों को ये सब लिखना है, जो भी हमने इस पॉडकास्ट के थ्रू समझा उसको शॉर्ट वे में, क्रिस्प वे में लिखना है। क्या, सोशियोलॉजी लिखो ये अभी साथ साथ, तभी लिखने की आदत होगी। और आंसर राइटिंग जिन्होंने पहले कभी नहीं करी ना, अब पेपर 2 करते करते हो जाएगी, ठीक है। तो सोशियोलॉजी स्टार्टेड इन वेस्ट, दैट इज फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इन 19th century due to industrial and French revolution. Thinkers like Comte, Durkheim, Marx, Spencer tried to understand their changing society. In India, sociology first came through a colonial lens. British officers and missionaries studied Indian society. पहले तो इन लोगों ने ही स्टार्ट किया था इंडियन सोसाइटी को पढ़ना। देयर गोल, अभी इंडियन सोसाइटी को पढ़ रहे हैं, अपने नजरिए से पढ़ रहे हैं, बाहर के लोग हैं तो हमें नीचा ही दिखाएंगे। तो उन्होंने पढ़ा इंडियन सोसाइटी को और क्या बोला, बैकवर्ड है, स्टैटिक है, अनसिविलाइज्ड है, बारबेरिक है, ठीक है। टू जस्टिफाई ब्रिटिश रूल, हम तुम्हें सिविलाइज बना देंगे, हम तुम्हारे यहाँ क्या लाएंगे, डेवलपमेंट लेके आएंगे, तुम बैकवर्ड हो, तुम अनसिविलाइज्ड हो, ठीक है, हम तुम्हें सिविलाइज बनाएंगे, क्योंकि वो लोग पहले पढ़ रहे थे इंडियन सोसाइटी को अपने लेंस से। एग्जाम्पल्स, जेम्स मिल ने इंडिया को बारबेरिक का, रिजले ने कास्ट की रेशियल थ्योरी दी, मैकॉले ने इंडियन लिटरेचर को वर्थलेस कहा, क्या बोला कि एक शेल्फ जो यूरोपियन लिटरेचर की है वो पूरे इंडियन और अरेबिक लिटरेचर से कहीं ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो दिस वाज चैलेंज बाय जीएस गुरे, द फर्स्ट ट्रू इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, जिसने इंडियन सोशियोलॉजी को इंडियन टेक्स्ट, इंडियन रिलीजन, आर्ट, कल्चर इसके थ्रू पढ़ा, ठीक है। ही यूज इंडोलॉजिकल अप्रोच। इंडोलॉजिकल अप्रोच क्या है, विच इज बेस्ड ऑन इंडियन कल्चर, इंडियन हिस्ट्री एंड संस्कृत टेक्स्ट, ऋग्वेदा, महाभारत, मनुस्मृति, ये सारी चीजें पढ़ के तब उन्होंने इंडियन Indological approach दी। So Gure rejected racial views, explained caste, kinship, religion using Indian traditions. He helped shift sociology from Western models to Indian perspectives, especially during nationalist movement. तो वेस्ट वाले लोगों ने वहां के हिसाब से पढ़ा, अपनी सोसाइटी को चेंज किया। जब सोशियोलॉजी फर्स्ट टाइम पढ़ी जा रही थी इंडिया में, तो वो ब्रिटिश ऑफिसर्स और क्रिश्चियन मिशनरीज पढ़ रहे थे अपने तरीके से, और अपने रूल को जस्टिफाई करने के लिए हमें बैकवर्ड, स्टैटिक, अनसिविलाइज, बारबरिक, हमारे इंडियन लिटरेचर को वर्थलेस कह रहे थे, हमारी जो कास्ट के लिए वो रेशियल थ्योरी दे रहे थे, ठीक है। तो फिर आते हैं जीएस गुरे, इनको इंडियन ट्रू इंडियन सोशियोलॉजिस्ट कहा जाता है। इंडोलॉजिकल अप्रोच करी कि हम पढ़ेंगे इंडियन सोसाइटी को अपने हिसाब से, अपने लेंस से, तुम्हारे लेंस से नहीं पढ़ेंगे। तो उन्होंने इंडियन कल्चर, इंडियन हिस्ट्री, संस्कृत टेक्स्ट, इंडियन ट्रेडिशन, इन सब के थ्रू जो है एक अपना इंडियन पर्सपेक्टिव दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर 1 कंप्लीट होता है। ये 3 चीजें थी, और अगर आप लोग इस तरीके से करोगे तो काफी अच्छा जाएगा पेपर 2 आपका। और अगर नहीं करोगे तो देखो, फिर बहानेबाजी तो आप ही लोग जानो, ठीक है। इससे अच्छा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि हर एक चीज रिसर्च वगैरह करके ही बनाया जा रहा है और अपनी तरीके से बेस्ट दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें टाइम नहीं लग रहा है, बहुत टाइम लग रहा है, 2-3 दिन में इसी में ही लगी हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर हम एंड करते हैं, ऐसे ही करो और बहानेबाजी मत करो, पढ़ाई लिखाई कर लो, ठीक है। चलो, थैंक यू, बाय, कीप स्टडिंग, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ।